तो सबने निकाल लिया ना ईवीएस की बुक, चैप्टर नंबर 5। एयर एंड वाटर। एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी। Air and water are natural resources. Air and water both are essential for us. Life on earth is possible due to pressure of air and water. Air is an invisible mixture of gases. तो अब यहाँ पर ये एयर और वाटर के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एयर और वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्या क्या उसमें खूबियां हैं और क्या क्या होता है अर्थ पर एयर और वाटर की मदद से। तो एयर और वाटर सबसे पहली बात तो नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमें नेचर ने प्रोवाइड कराई है, नेचुरल है और ये बहुत एसेंशियल होता है हमारे, एसेंशियल यानी कि बहुत ही लाभदायक होता है हमारे लिए। और जो पृथ्वी पर लाइफ है वो किसकी वजह से है? पानी और हवा की वजह से, जिंदगी इसी से चल रही है। और एयर जो होता है वो इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो हवा है वो इज एन इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई सारी गैसों का मिक्सचर है जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है। एयर के बारे में देखेंगे, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, we can see it but we can feel it. Air helps us in various ways. We need air to breathe, to fill in the balloon, to fly parachute. अब एयर का क्या क्या यूज है, एयर क्यों जरूरी है? एयर सबसे पहली बात तो हर जगह है, हमारे हर चारों तरफ हवा ही हवा है। We cannot see, हम हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? हवा को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलेगी तो हमें फील होगा। और एयर हमें तरह तरह से हेल्प करती है। सबसे पहले तो एयर हमें सांस लेने में हेल्प करती है, जो हम सांस लेते, जीवित जो है हम वो एयर की ही वजह से है। हाँ, और बलून भी हम एयर से ब्लो करते हैं, बलून जो होता है वो एयर से तो फूलता है ना। फिर पैराशूट जो है वो भी हवा से ही उड़ता है, पतंग हम हवा से उड़ाते हैं, कई सारी चीजें ना जो हम हवा की वजह से करते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि जो वातावरण होता है जो आसपास का। द प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर थिक एनवेलप ऑफ द एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो प्लैनेट अर्थ है जहाँ पर हम रह रहे हैं, धरती, वो एक मोटे लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, घिरी हुई है, और वो जो एयर है उसी को एटमॉस्फेयर कहा गया है। एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मेनी अदर गैसेस। ये सारी गैसेस से मिलकर क्या बनता है? इन सब का मिक्सचर जो है एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। All living beings need oxygen to breathe for their survival. Plants utilize carbon dioxide in the air to prepare their food. The atmosphere is divided into 5 layers. तो जो एयर होती है वो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन के थ्रू हम उससे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। फिर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं और अपना खाना भी तैयार करते हैं। फिर एटमॉस्फेयर जो है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। जो गैसेस है जो पूरे वातावरण में फैली हुई है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली लेयर को क्या कहा गया है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। अब लेयर कैसे हो गई? जब जहाँ पे हम ये रह रहे हैं, जो वातावरण है, इसमें हम ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं, कई तरह की गैसेस है, तो एक एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है। सबसे ऊपर जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊंचाई पर जब जाएंगे तो एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है और उस एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस होती है। तो एक जो पहली लेयर है, जो पहली परत है, उसका क्या नाम है? ट्रोपोस्फियर, दूसरी का स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी का मेसोस्फियर, चौथी का थर्मोस्फियर और उसके ऊपर कौन सी है? एक्सोस्फियर। ये सारी लेयर्स। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला जो लेयर ट्रोपोस्फियर क्या है? इट इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर opposite of to the earth's surface. It contains water and gases, mostly oxygen and nitrogen. Weather changes in stratosphere. The conditions in this layer changes very quickly. This layer extends up to about 16 kilometers. तो जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे नीचे की लेयर है, यानी कि हमसे सबसे करीब लेयर है। और इसमें क्या क्या होता है?
वाटर होता है, गैसेस होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। इसमें ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर कहाँ कहाँ कितनी दूर तक बढ़ सकती है? 16 किलोमीटर की रेंज में हो सकती है। अब स्ट्रेटोस्फियर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर के बारे में देखते हैं। ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर की लेयर है। इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर। इट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक इट, और ये 30 किलोमीटर की रेंज में होती है। इट इज क्लियर क्लाउडेड लेयर। द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज द ओजोन लेयर। जो सबसे पहला ऊपर का हिस्सा होता है किसका? स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है उसका सबसे ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको क्या कहा जाता है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द ओजोन लेयर इज अ लाइक ह्यूज शील्ड दैट ब्लॉक मोस्ट ऑफ द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जो ओजोन लेयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। क्यों? क्योंकि वो सन की जो अल्ट्रावायलेट लेयर्स है जो हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए हार्मफुल होती है, उनको हम तक पहुंचने से रोकती है। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। अब मेसोस्फीयर क्या है? मेसोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 90 किलोमीटर। अब ये कितने दूर तक होता है? 50 और 90 किलोमीटर तक होता है मेसोस्फीयर। दिस लेयर प्रिवेंट्स meteoroids, which are small rocks moving about in space. Most of these meteoroids burn up in this layer before they can reach the surface of Earth. अभी ओजोन लेयर जो थी वो सूरज की किरणों से और कई सारी हार्मफुल रेज से हमें बचा रही थी, लेकिन जो मेसोस्फीयर है वो उसके भी ऊपर की एक लेयर है। किसके ऊपर की? स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर की एक लेयर है, और वो हमें मेटेरॉइड से बचाती है। स्पेस के अंदर बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो अगर पृथ्वी पर आ जाएंगे तो वो एक पहाड़ के समान होंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होंगे। वो अगर वो पृथ्वी पर आएगा तो बहुत सारा डिस्ट्रॉय करेगा, बहुत सारी चीजों को नष्ट कर देगा। लेकिन जो लेयर्स हैं जैसे कि मेसोस्फीयर हो गया स्पेस के अंदर, वो इन चीजों को, इन मेटेरॉइड को हम तक पहुंचने से रोक देता है, वहीं पर उसको बर्न कर देता है, स्पेस में ही वो बर्न हो जाता है। अब चौथी लेयर जो है वो थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड फ्रॉम द 90 किलोमीटर स्पेस शटल ऑर्बिट इन दिस लेयर। जो स्पेस शटल होता है, जो स्पेस में जो चीजें भेजी जाती है ना पृथ्वी से, स्पेस शटल हो गया और कई सारी, ये सारा कहाँ पर किसमें घूमता रहता है? किस लेयर में? थर्मोस्फेयर की लेयर। लास्ट जो है एक्सोस्फेयर, ये क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट कंटेन्स वेरी लिटिल एयर। ये जहाँ पे बहुत कम हवा होती है, कहते हैं ना कि जब ऊपर स्पेस में जाएंगे तो वहां पे हवा नहीं होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं, वहां पे लोग फ्लोट करते हैं। तो ये वही इसके ऊपर की लेयर है, वही लास्ट लेयर है जहाँ पर हवा बहुत कम होती है। इसको क्या कहा गया? एक्सोस्फेयर कहा गया। तो ये हो गई आपके एटमॉस्फेयर की चारों लेयर्स जो हमारे वातावरण में ऊपर ऊपर जो हमें प्रोटेक्ट करती है, सारी लेयर्स। अब कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर कैसे कंपोज होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है हवा। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर गैसेस। सबसे पहला नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में क्या क्या खूबियां, क्या क्या है? 78% ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एयर इज नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मौजूद है हमारे वातावरण की गैस में, हवा में, तो वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन 78% है वो। It cannot be taken directly from the atmosphere and utilized by plants and animals. Plants take nitrogen from the soil with the help of bacteria. Animals obtain nitrogen from these plants. तो ये हमको डायरेक्टली हर जगह से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। अब ऑक्सीजन क्या है? जिससे हम ब्रीथ करते हैं। सबसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंप्राइज ऑलमोस्ट 21% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। और जैसे अब नाइट्रोजन 78% था सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा है? ऑक्सीजन है जो 28% मौजूद है एटमॉस्फेयर में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट constituents of air. Oxygen is needed for breathing by living organisms to survive. It is also needed for burning. अब जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ जो है पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है उनको। इट कंप्राइजेज अराउंड 0.03% ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे कम होती है ये 0.03%। Beside these gases, air consists of minor quantities of gases like argon, ozone, hydrogen, water vapor, neon, etc. इन सारी गैसों के अलावा भी जो कुछ गैसेस हैं वो ये सारी हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है? वी ऑलरेडी नो दैट एयर इज colorless due to which it cannot be seen. It is also odorless and tasteless. We can feel it when it moves. Some most properties are of air. सबको पता है कि एयर हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि एयर का कोई आकार, शेप या रंग नहीं होता है, या कोई ओडर यानी कि कोई गंध नहीं होती है। तो एयर की महसूस कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ महसूस कर सकते हैं तब जब वो मूव करती है। अगर एयर स्थिर है तब भी हमें पता नहीं चलेगी, लेकिन अगर वो मूव कर रही है, हमारे बॉडी से टच होकर जा रही है, तो हमें फील होगा वो ना, तब हमें फील होता है। हाँ, फिर भी एयर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि देख लेते हैं। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। अब एयर क्या करता है? स्पेस लेता है। ऐसा नहीं कि एयर का कोई शेप नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा तो एयर स्पेस नहीं ले रहा। एयर अपनी प्रॉपर स्पेस लेता है। एयर एक्सपर्ट प्रेशर, एयर हैज वेट, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एयर जलाने के लिए यूज होता है। एयर की वेट होता है एयर का। तभी देखो जब कोई कपड़े होते हैं या कोई भारी चीज भी कभी कभी बहुत तेज हवा आती है तो वो उड़ जाती है उसके सारे ना। कभी कभी ऐसा लगता है। यस मैम आंधी आती है। हाँ, तो उससे पता चलता है कि एयर के अंदर वेट होता है और एयर जो है वो प्रेशर देती है। आगे देखते हैं। हियर आर सम एक्टिविटीज। कुछ हाँ तो एक्टिविटीज है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आओ। यूजेज ऑफ एयर, पेज नंबर 33 पर। यूजेज ऑफ एयर एक्टिविटीज है, वो आप अगर पेरेंट्स के उसमें ऑब्जर्वेशन में इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूजेज ऑफ एयर देखते हैं। ठीक, यूजेज ऑफ एयर आर गिवन बिलो। सबको मिल गया ना यूजेज ऑफ एयर वाला ये हेडिंग? यस मैम। ओके, पहला क्या है? एयर हेल्प्स इन बर्निंग। सबको पता चल गया? हाँ बोलिए। कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, बताइए। नो मैम। अच्छा, तो एयर हेल्प्स इन बर्निंग। इफ देयर इज नो एयर देयर विल बी एनी फायर, देयर विल बी नॉट एनी फायर। तो अगर ऑक्सीजन हवा नहीं होगी वातावरण में तो आग भी नहीं जलेगी। यस मैम। यूज्ड टू फिलिंग द टायर ट्यूब, फुटबॉल एक्सेट्रा। बॉल में, फुटबॉल में, टायर में हवा ही तो भर के चलता है ना गाड़ी या साइकिल। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग मेनी फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भी एयर में होती है, वो भी फर्टिलाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। The marine plants and animals use air which is dissolved in water. अब जो मरीन प्लांट यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं वो भी एयर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? उनको एयर पानी के अंदर मिलती है, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन होता है ना, एयर होता है। Wind is also a source of energy. It is used to produce electricity and to do mechanical work. हवा जो होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है और कई सारा मैकेनिकल वर्क जो होता है वो भी हवा के थ्रू कर लिया जाता है। एयर पोल्यूशन, आप सबसे गंभीर समस्या जो है वो एयर पोल्यूशन। एयर इज अ प्रीशियस रिसोर्स। विदाउट एयर द अर्थ विल बी कोल्ड, ड्राई, साइलेंट एंड लाइफलेस. Man is contaminating the air by releasing unwanted poisonous gases from factories, power stations, and exhausts of vehicles. This contamination of air with undesirable things is called air pollution. Breathing in populated air can cause disease like asthma, bronchitis, etc. तो अब इससे क्या बताया जा रहा है कि एयर जो है वो प्रीशियस यानी कि बहुत कीमती रिसोर्स है, नेचर के द्वारा दिया गया हमारे पास एक बहुत कीमती रिसोर्स है। अगर एयर नहीं होगी, वातावरण में गैसेस नहीं होंगी तो पृथ्वी एकदम शांत, स्थिर और जीवन खत्म हो जाएगा। पृथ्वी से कुछ नहीं बचेगा। अगर हमारी एयर रोक दी जाए, सांस ना ले पाए, किसी ऐसी जगह पे हमें बंद कर दिया जाए जहां पर कोई भी ऑक्सीजन ना रहे, तो कोई जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। नो मैम। लेकिन
इंसानों के लिए ही गैस इतनी इम्पोर्टेंट है एयर, लेकिन इंसानों ने ही बहुत सारा पॉइजनस गैसेस को रिलीज करके एनवायरनमेंट में एयर को पॉल्यूट कर दिया। जैसे फैक्ट्रीज का निकलता हुआ धुआं और व्हीकल्स का निकलता हुआ जो गंदा जो धुआं होता है, टेम्पोस का और गाड़ियों का जो धुआं रहता है, और कुछ फैक्ट्रीज जो जलाती हैं चीजें, उन सब कूड़ा जला देता है कोई कोई। ये सारी चीजों से क्या होता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। एयर और ये हमारे लिए, हमारे इंसानों के लिए ही बहुत खतरनाक होता है। इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, अस्थमा जैसी कई सारी। हम गाड़ी वाड़ी भी मैम चलती है, उसके भी मैम एयर मैम पोल्यूशन हो जाता है। हाँ, तो ये अस्थमा जैसी कई सारी बीमारियां भी हो जाती है इसी से। तो एयर पोल्यूशन बहुत बुरी चीज है, इसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, हमें एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। अब वाटर, पानी क्या है? Like air, water is also essential for life. It is found on earth in various forms like solid, liquid and gas. We get water from different sources like rivers, ocean, under the ground, etc. Rain is the main source of fresh water. We need water for various activities like drinking, cleaning, cooking, bathing and washing. जैसे एयर हमारे जीने के लिए बहुत एसेंशियल होता है, वैसे ही पानी भी। पानी के बिना भी इंसान, एयर अगर चली जाए तुरंत इंसान की डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर पानी नहीं है तो 1-2 दिन से ज्यादा वो नहीं जी सकता, या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक जी सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। और पानी हमको कहाँ से मिलता है? रिवर से, पॉन्ड से, सी से, ये सारे जगहों पर पानी ही पानी रहता है। लेकिन अर्थ पर सबसे फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो कौन है? वर्षा। जो बारिश का पानी होता है वो सबसे फ्रेश होता है। आते आते वो पोल्यूट हो जाता है, लेकिन जब वो उसका जो नेचुरल जहाँ से वो निकलता है वो एकदम फ्रेश होता है। और पानी को हम लोग किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, सारी चीजों के लिए क्या करते हैं? पानी का ही यूज करते हैं ना। क्लीनिंग के लिए, नहाने धोने के लिए भी। इम्प्योरिटीज इन वाटर, अब पानी में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है? गंदगी जो होती है। The substances which dissolve in water are called soluble substances. The substances which do not dissolve in water are called insoluble substances. जो पानी में घुल जाता है वो soluble हो जाता है, जो पानी में नहीं घुलता वो insoluble हो जाता है। Based on their nature, impurities can be of two types. Two types की impurities होती है। गंदगी भी दो तरह की होती है, soluble और insoluble। एक घुलनशील होता है और एक अघुलनशील होता है। एक घुल जाता है, एक नहीं घुलता है। Insoluble impurities क्या क्या है? Insoluble impurities are separated through the process of filtration and sedimentation. Filtration यानी कि पानी को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है। कई तरह से अब घरों में आजकल फिल्टर चल गए हैं ना, जो पहले के समय में फिल्ट्रेशन किया जाता था, फिल्टर में भी उसी तरह का प्रोसेस होता है। पानी को साफ करना, छानना, उसको प्योर करना उसी तरह होता है। पानी को बॉईल करके होता है, पानी को बॉईल करके ये भी एक तरह का प्रक्रिया है। फिल्ट्रेशन और बॉयल करना भी फिल्टर करने की ही एक प्रक्रिया है। फिल्ट्रेशन में सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो इनसॉल्युबल होता है यानी कि जो अघुलनशील होते हैं, जो घुल नहीं पाते हैं पानी के अंदर, उनको निकाला जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यूजेज अ फिल्टर पेपर। अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू मेक अ कोन. This paper cone is kept inside a funnel. A beaker is kept below in the funnel and mixture of water with insoluble impurities like sand, chalk, etc. अब ट्यूब के अंदर एक चॉक, सैंड ये सारा डाल दिया जाता है, उसके ऊपर से पानी डाल देते हैं जिसमें इनसॉल्युबल जो अघुलनशील जो गंदगी है वो पानी में रहती है। फिर उस पाइप के थ्रू पानी को नीचे डाला जाता है, पोर किया जाता है, और नीचे जो पानी निकलता है वो प्योर पानी हो जाता है। ये ऐसी इस प्रक्रिया से सिर्फ वो गंदगी साफ होगी जो घुलती नहीं है पानी के अंदर, जो दिखती है या छोटे छोटे कण होते हैं या जो दिखाई कम देंगे लेकिन वो घुलते नहीं है पानी में, तो वो इस प्रक्रिया से साफ हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। लेकिन sedimentation in process water is allowed to stand undistributed in container. The process is performed in 3 stages. अब सेडिमेंटेशन का जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कीप इन बीकर फॉर सम टाइम। बीकर में रख देते हैं पानी को। द मड सेटल डाउन, और जो मिट्टी होती है जो दिखाई देती है, अब इनसॉल्युबल है यानी कि वो घुली नहीं है,
वो दिखाई दे रही है। पानी के अंदर रख देते तो पानी के अंदर जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। द क्लीन वाटर कैन बी पोर्ड, अब जो ऊपर का जो पानी है वो निकाल लिया जाता है। अब सॉल्युबल, जो घुल चुका है, पानी में घुल चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कैसे प्योर करते हैं? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर मोर डिफिकल्ट टू बी सेपरेटेड देन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब जो दिखाई नहीं दे रहा है पानी के अंदर उसको चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आप अभी भी ज्वाइन कर रही है क्या? यस मैम। तो जो इनसॉल्युबल होता है, जो पानी में नहीं घुलता, वो आसानी से निकल गया, दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बीकर के अंदर पानी रख दिया, उसको काफी देर तक फिल्टर डाउन करने दिया, तो जो नीचे की इम्प्योरिटीज है वो नीचे रह गई। क्या बोलिए मैम? बोलिए मेरे बेटा। पास बुक नहीं है मैम, मेरे पास बुक नहीं है, होमवर्क कैसे करेंगे? वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा, जो होमवर्क करना है ग्रुप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो जो इनसॉल्युबल है, जो पानी में घुलता नहीं गंदगी, वो बीकर के थ्रू निकल गया, और जो दूसरी पहली प्रक्रिया है जिसमें सैंड और चारकोल डाल के उससे निकल गया। लेकिन जो सॉल्युबल है, जो पानी में घुल चुका है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो उससे डिफिकल्ट होगा ना उसको निकालना। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कर सकते हैं? इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन क्या है? पानी को खूब अच्छे से बॉईल कर देना, और जो इवेपोरेशन के थ्रू जो भाप के थ्रू जो पानी बनता है ना, जब पानी को बहुत अच्छे से बॉईल कर दो, जो पानी अगर ढके हुए तो उसका जो ढक्कन होता है उससे आपने देखा होगा पानी जम जाता है, तो वो वाला जो होता है वाटर वो सबसे प्योर होता है, वो एकदम प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो इसके थ्रू वो पानी साफ हो गया। अब डिस्टिलेशन क्या है? टू इम्प्रूव impure water taken the flask is heated. On heating water is converted into the steam, the impurities are left behind. When the steam is folded after passing through the container, it turns into liquid water. The pure water called distillate is collected in the colonial flask. तो इसके यहाँ पे देखिए ये सारा प्रक्रिया आपका बताया गया है। किसकी प्रक्रिया? डिस्टिलेशन की। पहले यहाँ पर बॉईल हो रहा है पानी, फिर यहाँ से वो इवेपोरेट होकर यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे बीकर में आपका फ्रेश वाटर जो है, एकदम प्योर वाटर जो है वो निकल आया है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो पीने वाला पानी है उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? वाटर कैरीज मेनी डिजीजेस, देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड बिफोर यूजिंग इट। पानी के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन पानी पीना भी बहुत जरूरी है। तो अब बीमारियों से बचने के लिए पानी को साफ करके पीना बहुत जरूरी है। नॉर्मली 3 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन आर इन प्रैक्टिस, दीज आर बॉइलिंग, डिस्टिलेशन एंड क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन मतलब जो क्लोरीन का जो होता है उसको डाल दिया जाता है पानी के अंदर, और क्लोरीन जो है वो पानी को साफ कर देता है। तो 3 मेथड हो गए, बॉइलिंग, डिस्टिलेशन और क्लोरिनेशन। This is the easiest and the most common method of purifying water before drinking. The process of boiling should be continued for 10 minutes. सबसे इजी तरीका, अगर आपके पास कुछ नहीं है, क्लोरिनेशन नहीं कर सकते हैं, डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ पानी को बॉईल कर लीजिए। ओनली 10 मिनट्स तक अगर पानी को बॉईल कर लेते हैं तो वो पानी जो है वो प्योर हो जाएगा। दिस इज द, हाँ ये सबसे इजी तरीका है। फिर डिस्टिलेशन क्या है? द वाटर स्टोर्ड थ्रू द प्रोसेस डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. इट इज फ्री फॉर जर्म्स. इट इज वाइडली यूज्ड इन डिस्टिल्ड वाटर इन द इंजेक्शंस, मेडिसिन एंड कार बैटरीज. कार की बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, जिसमें कुछ भी गंदगी नहीं होती है, और इंजेक्शन में यूज किया जाता है और कई सारी चीजों में यूज किया जाता है। क्लोरिनेशन क्या है? इन दिस मेथड द टैबलेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की दवाई होती है, गोली होती है, इज एडेड टू द कंटेनर इन विच द वाटर टू बी क्लीन. क्लोरीन टैबलेट किल जर्म्स एंड मेक वाटर प्योर. और जो क्लोरीन की जो टैबलेट होगी, दवा होगी, वो पानी के अंदर डाल देंगे और वो पानी की सारी जर्म्स को मार देता है, फिर वो पानी जो है वो पीने वाला हो जाता है। तो पानी और हवा के बारे में समझ में आ गया, एयर और वाटर के बारे में? यस मैम, यस मैम। एयर भी बहुत जरूरी है, एयर को पोल्यूट होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। वैसे ही पानी भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, पानी को भी साफ करके पीना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपका यही से एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।